चलो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स पढ़ा था। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। फैक्टर्स देखे थे, 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था। एक नेचर, दूसरा था टेम्परेचर और तीसरा था प्रेशर, है ना। नेचर में अपन ने क्या देखा था कि कुछ गैसेस जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रही हैं वो ज्यादा सॉल्युबल हो जाती हैं वाटर में, और कुछ गैसेस जो रिएक्ट नहीं करती हैं वाटर में वो कम डिजोल्व होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। और वही जब मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, अमोनिया की, तो ये ज्यादा सॉल्युबल होती हैं पानी के अंदर, ठीक है, बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सम अदर कंपाउंड्स, तो डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। टेम्परेचर में हमने देखा था कि ये गैस का जो डिसोल्यूशन है ये एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमेशा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी एंड वाइस वर्सा। टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यही होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। और थर्ड हमने देखा था प्रेशर। तो यहां हमने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज हेनरीज लॉ, ठीक है। हेनरी के हमने 3 स्टेटमेंट पढ़े थे। पहला मास से रिलेटेड था, दूसरा सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड था, और तीसरा जब उसी सॉल्युबिलिटी को हमने मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था। तो फाइनली हेनरी लॉ का एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा था, क्या था, P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, ठीक है। वो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया था, दैट वाज KH, दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। फिर हमने KH के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा था कि KH की वैल्यू गैस टू गैस चेंज होगी। अलग अलग गैस के लिए KH का वैल्यू अलग होता है, जैसे हाइड्रोजन के लिए अलग है, नाइट्रोजन के लिए अलग है, ऑक्सीजन के लिए KH का वैल्यू अलग है। ये पॉइंट लिखे थे नोट में, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा था हमने नोट में कि KH की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होगी ना। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो KH की वैल्यू बढ़ती है, ऐसा लिखा था हमने एक पॉइंट कि द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, एक ये पॉइंट था। और एक पॉइंट क्या लिखा था हमने कि KH जितना ज्यादा होगा सॉलिबिलिटी उतनी कम होगी, वो हमने यहीं से निकाला था, x इज इक्वल्स टू P बाय KH। आप खुद देख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल्स टू P बाय KH। तो KH जितना ज्यादा x की वैल्यू उतनी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि जो थर्ड पॉइंट था टेम्परेचर के साथ, उसमें हमने देखा था ना कि वाई एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर, क्योंकि वार्म वाटर में KH की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर KH की वैल्यू ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्विंग कम होगी, तो दे विल फील अनकंफर्टेबल, उनको रेस्पिरेशन करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। बट इन कोल्ड वाटर KH का वैल्यू कम होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्विंग विल बी मोर, so they will get sufficient oxygen for respiration, they will feel comfortable, ठीक है। एक ग्राफ भी देखा था हमने, P is equals to KH, का हमने ग्राफ बनाया था, that graph look like this, a straight line जिसका स्लोप क्या था, KH। this was a graph between P and X, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेनरी लॉ का एप्लीकेशन लिखते हैं, लिखना नेक्स्ट हेडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ Henry's law, applications of Henry's law। first law लिखना, sorry, first application लिखना, in the production of in the production of carbonated beverages, in the production of carbonated beverages मतलब ड्रिंक्स, है ना। बेवरेजेस ड्रिंक्स बोलते हैं, ये चाय, कॉफी, ठंडा सब इसमें आएगा ना, जितनी भी चीजें अपन पीने के लिए यूज करते हैं वो ऑल कम्स अंडर बेवरेज, ठीक है।
तो इस बेवरेज में कार्बोनेटेड बेवरेज मतलब सोडा एंड ऑल, ठीक है। तो ये लॉ से समझ में आया कि अगर आपको ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व कराना है तो यू हैव टू अप्लाई मोर प्रेशर, तभी ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप पानी में डिसॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। हाइफन डाल के बस एक लाइन लिख लेना इसमें, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, to increase the solubility of CO2, to increase the solubility of CO2, the bottles are sealed under high pressure. The bottles are sealed under high pressure. और जैसे ही बॉटल को ओपन करते हैं तो वो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हुआ था हाई प्रेशर में वो वापस से रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस। हम बोलते हैं ना कि बहुत देर तक अगर आपने सोडा बॉटल को ओपन रख दिया तो अल्टीमेटली उसमें से पूरा सोडा खत्म हो जाता है ना। इसका कारण है कि ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड विच वाज डिसॉल्व्ड इन इट अंडर हाई प्रेशर, अब वो हाई प्रेशर नहीं रहा, आपने बॉटल ओपन कर दी है तो अब वो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व था वो अनडिसॉल्व होकर गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ठीक है। चलो सेकेंड पॉइंट लिखना। सेकेंड पॉइंट, in the deep sea diving, in the deep sea diving, in the deep sea diving, वो स्कूबा डाइवर्स है ना। हाइफन डालकर इसमें लिखो स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स depend upon compressed air, scuba divers depends upon compressed air for their oxygen supply, for their oxygen supply, for their oxygen supply. सिलेंडर्स में उनके भी जो गैस होती है वो एयर होती है, वो हाई प्रेशर से भरी जाती है, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर फॉर देयर ऑक्सीजन सप्लाई। तब अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, according to Henry's law, the solubility of gases increases with pressure. According to Henry's law, the solubility of gases increases with pressure. So stop. Thus both N2 and O2, thus both N2 नाइट्रोजन गैस, एयर में तो नाइट्रोजन भी बहुत अबेंडेंसी में है ना। इनफैक्ट एयर में सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन गैस ही है। अगर मैं एयर की कॉम्पोजिशन देखूं तो 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन गैस है, राइट। तो ऑब्वियसली जब आप एयर को कंप्रेस करके सिलेंडर में डाल रहे हो तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं गया अंदर, नाइट्रोजन भी गया है, ठीक है। तो thus both N2 and O2 will dissolve in the blood, will dissolve in the blood will dissolve in the blood. First up, oxygen is used up for metabolism. Oxygen is used up for metabolism. ऑक्सीजन तो हम यूज करते हैं ना अपने रेस्पिरेशन पर्पस के लिए, तो जो भी ऑक्सीजन जा रहा होगा उनकी बॉडी के अंदर वो भले डिसॉल्व हो रहा है ब्लड के अंदर, बट दैट इज यूज्ड अप इन द सेल्स एनर्जी के लिए। उनको एनर्जी की जरूरत होगी ना नीचे, अगर उनको नीचे भी फ्लोट करना है तो दे नीड सम एनर्जी, बट नाइट्रोजन वो यूज नहीं कर पाएंगे। नाइट्रोजन तो यूज नहीं होता मेटाबॉलिज्म में, ओनली ऑक्सीजन इज यूज। तो ये नाइट्रोजन ब्लड में ही डिसॉल्व रहेगा। ऑक्सीजन जितना भी डिसॉल्व था, दे हैव यूज्ड दोस ऑक्सीजन फॉर देयर मेटाबॉलिज्म, बट नाइट्रोजन वो यूज नहीं कर पाएंगे मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। बट N2 will remain undissolved, लिख दियो, but N2 will remain undissolved. But N2 will remain undissolved नहीं, dissolved. Dissolved तो हो चुका है ना प्रेशर के कारण। N2 will remain dissolved and will form bubbles
and will form bubbles when the diver comes up and will form bubbles when the diver comes up. लेकिन जब वो ऊपर आएगा तो प्रेशर कम है, तो जो भी हाई प्रेशर में नाइट्रोजन डिसॉल्व हुआ होगा ब्लड के अंदर, वो ऊपर आने में वापस से अनडिसॉल्व हो जाएगा और अनडिसॉल्व होके वो बबल बन जाएगा एक वेसल के अंदर, कैपिलरी के अंदर. ठीक है. तो स्टॉप. These bubbles affect nerve impulses. These bubbles affect nerve impulses. These bubbles affect nerve impulses and give rise to a disease called Bends. 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 So stop. To avoid bends, Bends, avoid bends, the cylinders used by the divers are to avoid bends. The cylinders used by the divers are filled with air, diluted with helium, diluted with helium, diluted with helium. ठीक है. हीलियम ही क्यों? क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन. नाइट्रोजन ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है ब्लड में अंडर हाई प्रेशर, और हीलियम की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है ब्लड के अंदर. ठीक है. चलो, थर्ड एप्लीकेशन लिखना. ये हो गया डीप सी डाइवर्स के लिए, और एक हमने एनॉक्सिया देखा था फॉर क्लाइंबर्स, है ना. तो थर्ड लिखना. फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग for climbers or people living at high altitudes. For climbers or people living at high altitudes. ठीक है. इसमें हाइफन डाल के लिखो. At high altitudes, at high altitudes, at high altitudes, the partial pressure of oxygen, at high altitudes, the partial pressure of oxygen is less than at the ground level. Is less than at the ground level. The partial pressure of oxygen is less than at the ground level. Stop. As a result, there is a low concentration of oxygen. As a result, there is a low concentration of oxygen. As a result, there is a low concentration of oxygen in the blood. As a result, there is a low concentration of oxygen in the blood of the people living at high altitudes. Blood of the people living at high altitudes. Stop. Therefore, they feel weak. जाहिर सी बात है, अगर देखो ऑक्सीजन की कमी होगी तो मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो रहेगा, एनर्जी कम बनेगी, और एनर्जी कम होगी तो आप थोड़ा सा वीक फील करोगे. ठीक है. तो दे फील वीक and are unable to think properly. And are unable to think properly. And are unable to think properly.
दैट इज अ डिसीज कॉल्ड एनॉक्सिया। ये आपका डीप सी डाइविंग का बेंड्स था, इसका होगा एनॉक्सिया, ANOXIA। ठीक है, तो ये हुआ आपके 3 एप्लीकेशंस हेनरी लॉ के। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल देखना, आप लोग के एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जांपल है, देखो बुक निकालना। आगे आजा, अरे अंदर हो जा, आगे आजा। हम्म, मेरा क्या क्वेश्चन, इफ N2 गैस इज बबल्ड वाला क्वेश्चन होगा। और आगे इस पेज में होगा, देखना ये तो सॉलिड स्टेट है, अगला चैप्टर निकालना। हाँ, 42 पेज नंबर। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो एक बार, क्या बोल रहा है, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 kilobar. उस दिन हमने यूनिट देखी थी ना, KH की यूनिट क्या होगी, इट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर ओनली। देखिए मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो KH का यूनिट क्या होगा बार के टर्म्स में, बार, किलो बार या ATM। ठीक है, तो आपको निकालने क्या बोला क्वेश्चन में, यू हैव टू, अब हम क्या कर रहे हैं, 293 केल्विन टेम्परेचर पे कुछ नाइट्रोजन गैस को हम 1 लीटर पानी के अंदर बबल करा रहे हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए कहीं नाइट्रोजन गैस बन रही होगी, तो हमने वहां पे एक डिलीवरी ट्यूब लगाया और वो ट्यूब से गैस को लेके पानी के अंदर डाल दिया। आप लोग सिचुएशन समझ गए। ठीक है, वो पानी का टेम्परेचर 293 केल्विन है। ठीक है, आपको बताना है कि कितनी मिलीमोल ऑफ गैस डिसॉल्व होगी, नाइट्रोजन गैस जो है वो पानी के अंदर जाएगी तो कितनी मोल गैस डिसॉल्व होगी नाइट्रोजन की, जिसमें नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या दिया है 0.987 बार। मतलब वहां पे जाने के बाद नाइट्रोजन गैस 0.987 बार का प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो आपको क्या क्या दे दिया, देखो हमारा हेनरी लॉ क्या बोलता है, P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। ये हेनरी लॉ, प्रेशर आपको दिया हुआ है, हाँ प्रेशर आपको क्या दिया हुआ है 0.987 बार है कि किलो बार है, बार। ठीक है, और केज भी आपको दे दिया, केज कितना दिया हुआ है 76.48 पर वो किलो बार है, उसको भी बार में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 76480 होगा बार के टर्म्स में, किलो बार है ना वो, इनटू एक्स यानी कि मोल फ्रैक्शन। एक्स निकाल लेते हैं पहले यहां से, देखिए यहां से पहले हमको मोल फ्रैक्शन ही निकलेगा, पर क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन नहीं बोला है, नंबर ऑफ मोल्स बोला है। तो अगर आपको एक बार मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा N2 का, कैपिटल एक्स लेना सॉरी है ना, अगर आपको N2 का मोल फ्रैक्शन निकल जाता है तो आप कैसे निकालोगे उसका नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। पानी में डाल रहे हैं ना, समझ रहे, मोल फ्रैक्शन तो यही होता है ना। अगर मुझे नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल आएगा, नीचे दोनों का, और ये हमको ऊपर वाले रिलेशन से मिल जाएगा। तो आप इसको यहां पुट करना और NH2 का वैल्यू निकालना है, NN2 का सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। और इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, 1 लीटर पानी दिया हुआ है, 1 लीटर पानी बोले तो कितना ग्राम पानी, कितना ग्राम, ग्राम 1 लीटर पानी मतलब कितना ग्राम पानी 1000। अरे 1 लीटर मतलब 1000 ml, और पानी का 1 ml 1 ग्राम के बराबर होता है, ये बताया भी हूं मैं पहले भी। तो 1000 लीटर आपके सॉरी 1000 ml पानी है, वाटर कितना है 1 लीटर, 1 लीटर मतलब हो गया आपका 1000 ml, 1000 ml मतलब हो गया 1000 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 18, 18 55.5
55 है ना, 55.55 है ना मोल्स। बस अब ये निकाल लो बस, NN2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, पहले इसी को सॉल्व करेंगे। 0.987 डिवाइडेड बाय 76480, इसका क्या आंसर आ रहा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन? 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस। देखो कितना छोटा क्वांटिटी है, तो आप खुद इमेजिन कर लो, पानी के अंदर नाइट्रोजन बहुत ही कम डिसॉल्व होने वाला है। ये मोल फ्रैक्शन है ना, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, क्या है? मोल फ्रैक्शन है ना, जो कि अल्टीमेटली अगर आप -5 नहीं लिखते तो क्या होता? 0.0000129 ऐसा कुछ होता, और बाकी 1 माइनस करोगे तो उतना पानी है। मोल फ्रैक्शन ना, ओवरऑल मोल फ्रैक्शन 1 होता है ना एक सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये बहुत ही कम है। ठीक है, इसलिए तो आपको आंसर में मिलीमोल बोल दिया है कि आप आंसर मिलीमोल्स में दो, क्योंकि क्वांटिटी बहुत छोटी आने वाली है। अगर आप मोल में लिखोगे तो वो बहुत छोटी होगी, तो मिलीमोल में लिख दो। समझ रहे? जैसे आपको मैं बोलूं कि आई हैव लेट्स से 10 टू द पावर -3 एक मिली होता है ना, तो मिली वाली क्वांटिटी को बताने के लिए अपन अगर, या फिर अगर क्वांटिटी बहुत छोटी है, लेट्स अगर 0.001 मीटर मुझे लिखना है, तो ये ऐसा बोलने से बेटर मैं 1 मिलीमीटर बोल दूं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपका पहले आंसर मोल में ही आएगा, है ना, उसको आप मिली मोल में कन्वर्ट कर देना, तो वो क्वांटिटी थोड़ी बोलने में, ये इसको 1 मिलीमीटर लिखो ज्यादा अच्छा है। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो जब क्वांटिटी बहुत छोटी होती है ना, तो उसके छोटे यूनिट्स को यूज करो, बड़े यूनिट्स को यूज करोगे तो वो क्वांटिटी छोटी रहेगी। ठीक है, ओके चलो, तो ये वाला पार्ट तो निकल गया, मतलब NN2 आ गया आपके पास, आपको सॉरी XN2 आ गया है, NN2 निकालना है। अब देखो नीचे क्या होगा, ये और 55.5 ऐड होने वाले हैं। अब इसके सामने 55.5 तो बहुत बड़ा पहाड़ हो गया ना, तो नीचे का डिनोमिनेटर आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ऊपर मत इग्नोर करना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कुछ ऐसा समझो, x ऑफ n2 आपको दिया हुआ है, राइट? कितना कितना है निकाला जो हमने, 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। NN2 निकालना है, और आप इन दोनों को NH2O भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये भी कम आने वाला है क्वांटिटी। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 55.5 को इधर, आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आ जाएगा, फिर उसको मिली में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एक बार देख लो सॉल्यूशन। देखो लिखा ना n प्लस 55.5 को 55.5 लिख दिया। समझ रहे हो ना, यहां से यहां कैसे आया? ये बहुत बड़ा नंबर है 55.5, और ये मिलीमोल में आने वाला है आंसर, तो ये वाला नंबर इसके सामने छोटा है। दैट इज वाई हमने इसको इग्नोर कर दिया डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में रहने देंगे। ठीक है, और क्योंकि यही तो निकालना है, इसी को इग्नोर कर दोगे तो फिर क्या निकालोगे? समझ रहे हो? बस फिर जो भी आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर आया है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 कितना हो जाएगा? 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 55.5। कितना आएगा इसका आंसर? पहले कितना आ रहा है? 71.95 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल। ठीक है, इसको जब मिलीमोल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.716 मिलीमोल। ठीक है, ये -5 में आ रहा है ना कुछ, अभी ठीक है लिखने में 0.716, वरना फिर ये नंबर भी याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हमने ये 10 टू द पावर -3 को सीधा मिली लिख दिया, और जो 10 टू द पावर -2 बच रहा था ना, उससे पॉइंट को पीछे शिफ्ट कर दिया, और अप्रॉक्स कर दिए 71595 है, सॉरी, तो 716 हो जाएगा ना, 9 है ना ये नंबर, राउंड ऑफ करोगे तो 6 हो जाएगा वो। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, इसी के जैसा क्वेश्चन अनसॉल्व है, उसको देखते हैं चलो। जस्ट उसके राइट हैंड साइड पेज में होगा, देखना। अभी जो आप लोग देख रहे थे ना क्वेश्चन, उसका राइट हैंड साइड वाले पेज में देखो, देखा क्या? हाँ, रीड करो क्वेश्चन। हाँ 2.7 होगा, 2.6 होगा ना, 2.5 तक तो अपन वहां किए थे, मोलालिटी मोलालिटी वाला, तो फिर ये 2.6 होगा ना। क्या आर्यन? हाँ ये है ना H2 गैस,
H2S गैस वाला क्वेश्चन देखो, अनसॉल्व है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। H2S अ टॉक्सिक गैस विथ रॉटन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस अपन पढ़ते थे ना 11th में, वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए चैप्टर में क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब डिटेक्शन और क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब एस्टिमेशन, परसेंटेज। ठीक है, याद आ रहा है ना? कार्बन का अपन डिटेक्शन और एस्टिमेशन करते थे, हाइड्रोजन का, सल्फर का, फास्फोरस का, हैलोजेंस का, है ना, ऑक्सीजन का। ओके, if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 mole, calculate Henry's law constant। क्या बोल दिया आपको कि H2S की solubility water में 0.195 मोलाल है ना? H2S गैस की solubility क्या है? 0.195 मोलाल। देखो solubility को आप किसी भी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, हम मोल फ्रैक्शन में कर रहे थे अभी तक, यहां मोलालिटी में दिया हुआ है। व्हाट डज दिस लाइन मीन कि 1 किलो पानी में 0.195 मोल H2S गैस डिसॉल्व होती है। मैंने बताया था ना कि जब भी ऐसा कुछ लिखा रहेगा तो अपन डिनोमिनेटर को 1 ले लेंगे। अगर ये मोलारिटी होता तो अपन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन ले लेते, यानी कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर ये मोलालिटी है तो अब अपन क्या लेंगे डिनोमिनेटर में? 1000 ग्राम, यानी कि 1 kg ऑफ वाटर। नीचे वाले को 1 ले लेंगे ना, तभी तो मोलालिटी 0.195 आएगी ना। मोलालिटी क्या होता है आपका? मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.195 मोल है और 1 kg पानी है, तभी तो मोलालिटी 0.195 आएगी ना। मैं क्लियर? ये वाला चीज समझ रहे हो ना आप लोग, है ना? तो सबसे पहला लाइन यही लिखेंगे, चालू यहीं से करेंगे, लिख लो। solubility of H2S gas is equals to 0.195 m, 0.195 m। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर लिख लेना, ठीक है, वरना फिर समझ में नहीं आ गया किस चीज का सॉल्यूशन है। solubility of H2S gas is equals to 0.195 m इक्वल टू, इसका मतलब क्या है वो लिखते हैं आगे, इक्वल टू लगाना 0.195 m के बाद इक्वल टू ये अपने आप में एक सेंटेंस है कि 0.195 मोल ऑफ H2S गैस इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। ये है इसका मतलब, आप लोग समझ रहे हो? मोलालिटी ऑफ H2S इज इतना, उसका मतलब क्या है? 0.195 मोल ऑफ H2S इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, तो लिख लो इक्वल टू डाल के 0.195 मोल इन 1 kg ऑफ वाटर ही दिया है ना आपको, इन वाटर है ना, इन ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्लियर है? और 1 kg पानी का कितना मतलब होता है मोल? अभी निकाले थे पीछे 55.5 मोल। ठीक है, तो वो भी लिख लो। 1 kg ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 55.5 मोल्स, 55.5 मोल्स। ये क्यों निकाल रहे हैं पानी का मोल? मुझे अल्टीमेटली क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? KH। क्या निकालने बोला है? KH। KH कहां से आएगा? एक ही तो इक्वेशन पढ़े अभी तक अपन, हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्या है हेनरी लॉ कांस्टेंट? P इज इक्वल्स टू KH इंटू X, राइट? तो X क्या हो जाएगा? P बाय, सॉरी KH निकालना है ना, सॉरी KH निकालना है ना, तो KH क्या होगा? P बाय X होगा। P तो मुझे गिवन है क्वेश्चन में, प्रेशर गिवन है क्या? प्रेशर अच्छा इसका दिया नहीं है, बट एसटीपी तो पूरा ऊपर था ना वाले क्वेश्चन में। कितना दिया था? नाइट्रोजन गैस नहीं, ये तो H2S है ना। अच्छा एसटीपी है ना, एसटीपी में तो प्रेशर फिक्स होता है वही 0.987 बार, जो पीछे था ना 0.987 बार, वो प्रेशर हो जाएगा। एक्स निकालना पड़ेगा हमको, मोल फ्रैक्शन है ना, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, यानी कि H2S का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। और एक्स कैसे निकालेंगे? ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S,
और नीचे आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इसलिए अपन वाटर को भी 1 kg वाटर को भी चेंज किए हैं 55.5 में। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.5। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अब इग्नोर मत करना ना, ये अब इतना छोटा नंबर नहीं है, जैसे पिछले केस में हम इग्नोर कर दी कि वो आंसर मिली मोल में था। ठीक है, ये मोल में है 0.195 मोल, नॉट मिली मोल। मिली मोल होता ना तो आप इग्नोर कर सकते थे इसको, नीचे वाले नंबर को। ठीक है, सॉल्व करो इसको, देखो x क्या आ रहा है। बस अब x निकाल के यहाँ पे 0.987 से डिवाइड कर देना, दैट विल बी द आंसर KH का। ऊपर 0.195, इसको ऐड किएगा कितना आ रहा है, ऐड करने पे 55.6 आ रहा है कि 7 आएगा? पूरा फुल पूरा ऐड करके बता ना। 55.7 आ रहा है, अगर 9 है ना सर, उसको 2 ले सकते हैं ना। इसको 0.2 ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, बट एग्जैक्ट ऐड करने पे कितना आ रहा है? हाँ 55.695। 55.695, ठीक है 55.695, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पे पॉइंट्स कैंसिल कर सकते हैं सीधा, है ना, क्योंकि इसके पास भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो कैंसिल कर सकते हैं पॉइंट को। सीधा 195 डिवाइड बाय 55,695 करेंगे। देखो इस टाइप का डिवीजन आपको आना चाहिए, ठीक है, कैलसी से अभी तो कर लोगे, बट एग्जाम में क्या करोगे? 195 को डिवाइड करना है मुझे 55,695 से, तो देखो अभी तो नहीं जाएगा, पहली बार में नहीं जाने वाला ना, 195 ही लिखूंगा। अब मैं लगाऊंगा इधर पॉइंट, देखो इधर अगर ऐसे सॉल्व करे तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ देखना। अब मैं पॉइंट लगाऊंगा, ये 0 को नीचे लेके आया, अभी भी नहीं जाने वाला इससे, तो 0.0। एक और 0 लाऊं, अभी भी नहीं जाने वाला इससे, ये 55,000 है, ये 19,000 है, तो एक और 0, फिर एक और 0 लेके आऊंगा, अब ये जाएगा। अब क्या लगता है कितने बार में जाना चाहिए इसको अप्रोक्स? 5 का टेबल आता है ना, 5 3 15 होता है और 5 4 20। तो अगर मैं 4 से लेके जाऊंगा तो ये 20 के ऊपर चला जाएगा, मुझे तो 19 चाहिए ना, तो ये 3 से जाना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो है ना ये नंबर, ये इससे 3 टाइम्स के आसपास आ जाएगा, ये एग्जैक्ट तो नहीं आएगा बट उसके आसपास आएगा। तो 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 9 27 प्लस 1 28 का 8 कैरी 2, 3 6 18 प्लस 2 20 का 0 बचा यहाँ पे 2, 15 प्लस 2 17 का 7 कैरी 1, 15 प्लस 1 16, ये आएगा, है ना। इसको डिवाइड कर दो, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 5 गया, यहाँ पे 5 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ 9 हो गया, फिर यहाँ आपका 14 में से 7 गया 7 बचेगा, और 8 में से 6 गया 2 बचेगा। हो गया ऐसा? ये तो इससे जाना नहीं वाला, तो एक और 0 लेना पड़ेगा मुझे। अब ये कितने बार में जाना चाहिए? 5 5 जा 25, 5 6 जा तो 30 हो जाता है, ये 27 है, मतलब 5 टाइम्स में, बस हो गया। इसका आंसर क्या आएगा? 0.0035। क्लियर है? किए थे कैलसी से, कितना आ रहा था? ठीक है, तो 1-2 मिनट ज्यादा लगेगा बस, है ना, और रफ कैलकुलेशन हम कर सकते हैं साइड में, ठीक है। बट ये अगर पहली बार एग्जाम में जाके करोगे ना तो फिर नहीं होगा, फिर आपको एकदम ना डिप्रेशन आ जाएगा कि अरे क्या इतना बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है। बट इस टाइप का कैलकुलेशन अगर आप क्लास में करे हो, प्रैक्टिस में करे, तो आपको पता है कि हाँ ये तो आता है, ये तो जाहिर सी बात, ऑब्वियस है, ये तो आएगा इतना। बट वहां पे पहली बार करना चालू करोगे ना तो आप डर जाओगे कि अरे ये किस टाइप का कैलकुलेशन तो मैं आज तक नहीं करा, ये क्या हो रहा है, मैं पक्का गलत कर रहा हूँ, और आपको लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, आप छोड़ दोगे क्वेश्चन को या फिर और गलत कर दोगे क्वेश्चन को। समझ रहे हो? तो इसलिए ये इस टाइप का डिवीजन का प्रैक्टिस करो अभी से, ठीक है। ये आ गया इतना नंबर ऑफ मोल, नहीं ये मोल फ्रैक्शन आया ना, क्या आया ये? मोल फ्रैक्शन। अब यहां डिवाइड कर दो उसको 0.0035,
यहाँ पे एक और बार डिवीजन करना पड़ेगा, पर अब डिवीजन थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है। 3 इसको ये 3 और ये 3 डेसिमल बोल रहा ना, हाँ वो कर सकते हैं, बट मैं तो बोल रहा हूँ पूरे ही पॉइंट्स हटा दो ना, सारे पॉइंट हटा दो। क्या आ जाएगा ऊपर? 9870 डिवाइडेड बाय 35। अब ये तो इजी है, 35 का टेबल 2 टाइम्स में 70 आता है, 35 2 जा 70, रिमाइंडर कितना बचेगा? 28। 70 के बाद 98 है ना, 28 आएगा रिमाइंडर 287। 287 ये कितने बार में जाएगा? 287 है डिवाइडेड बाय 35। एक और बार 2 से क्यों, अब तो 287 आ गया ना, ये 7-8 टाइम्स में जाएगा शायद। 35 8 जा कितना होता है? 40 का 0 बचा 4, 24 28 यही है, और इसके अलावा नहीं होगा। तो 28 बचा 7, अरे तो एग्जैक्ट आ रहा है 282 बार। 7 बचा ना रिमाइंडर, 280 आया, 35 इंटू 8 280 हुआ, रिमाइंडर बचा 7, 70 आ गया, अगेन 35 टू 70, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है इससे। 282 बार इज द वैल्यू ऑफ KH। क्लियर है? देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ना कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्या निकालना है, और क्या फॉर्मूला है। बस ये 3 चीज अगर आपको समझ में आ गई ना, फिर तो कैलकुलेशन ही है। समझ रहे हो आप लोग? किसी भी न्यूमेरिकल के ये 3 आंसर्स, 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लो, क्या क्या गिवन है, क्या निकालना है, और क्या इक्वेशन यूज करना है। अगर ये 3 क्लियर है तो फिर तो कैलकुलेशन ही है। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमारे पास H2S का सॉल्युबिलिटी गिवन था इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी, अपन को उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक है, निकालना क्या था? KH, है ना। P नहीं पता था, बट क्वेश्चन में STP दिया है तो 0.987 बार ले लिया हमने। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका 293 केल्विन हो गया, 298 केल्विन 25 डिग्री, है ना, और स्टैंडर्ड प्रेशर 0.987 बार। ठीक है, और इक्वेशन क्या यूज करना है? KH का तो एक ही इक्वेशन पढ़ा हमने अभी तक, वो है हेनरी लॉ। ठीक है, उसी का सेकंड पार्ट देखो, अगला क्वेश्चन 2.7 ना। हाँ, इसमें बस मुझे बता दो क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है, ये आप लोग ट्राई करना। ठीक है, जल्दी पढ़ो एक बार क्वेश्चन। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। KH दिया है, ये क्या दिया हुआ है? KH लिख लो, लिख लो, KH लिखो, पास्कल में दिया है। ठीक है, अभी तक अपन बार में निकाल रहे थे, यहाँ किस में दिया है? पास्कल है। पास्कल इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। पास्कल हो गया, ATM हो गया, बार हो गया, these all are the unit of pressure only। ठीक है, ओके, KH आपको दिया है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin। What is this 2.5 atm? क्या दिया हुआ है ये? हाँ, प्रेशर, किसका प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना नहीं होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 atm होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को उतने प्रेशर से भरा जाना। अब पढ़ो ना अच्छे से लाइन, व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm। अभी जो हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है ना एयर का, वो 1 atm है ना, पर कार्बन डाइऑक्साइड को 2.5 atm से के प्रेशर से भरा जा रहा है बॉटल के अंदर, फिर सील कर देंगे बॉटल को। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है आपका? P। क्या दिया हुआ है? P, और KH दिया है, KH दिया है और P लिख लो। P ऑफ CO2 कितना दिया है? P ऑफ CO2 2.5 atm, 2.5 atm। अब देखो एक प्रेशर आप, एक वो आपको पास्कल में दिया है ना KH, और ये ATM में दिया, तो दोनों का यूनिट सेम कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 atm का मतलब होता है 1,1305 पास्कल। मल्टीप्लाई कर दो, 1,1325 होता है ना, एक सेकेंड, 25। 1 atm इज इक्वल्स टू 1,01,325 पास्कल। तो आपको जो 2.5 दिया ना उसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो भी पास्कल में हो जाएगा। ठीक है, क्या निकालना है?
व्हाट इज आस्क्ड? क्वांटिटी ऑफ CO2 डिसॉल्व्ड, है ना, यानी कि आपको CO2 का मास निकालना। देखो जब क्वांटिटी लिखी होगी ना तो मास निकालना है, मोल लिखा रहेगा तो मोल में आंसर निकालना, और मोल फ्रैक्शन होगा तो मोल फ्रैक्शन निकालना। यहां क्वांटिटी बोला है ना तो आंसर शुड बी इन ग्राम। ठीक है, चलो तो क्या है, P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। P आपको गिवन है 2.5 ATM, बस आप उसको पास्कल में कन्वर्ट कर लेना। इज इक्वल्स टू KH कितना गिवन है, KH 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू एक्स। ठीक है, इससे x निकाल लो पहले। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 डिसॉल्व्ड कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 101325 अपॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8। इससे आपको ना मोल फ्रैक्शन आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, बट क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन निकालने नहीं बोला है, क्वेश्चन में क्वांटिटी चाहिए, ग्राम में आंसर चाहिए। ठीक है, तो पहले आप मोल फ्रैक्शन निकालो, फिर मोल निकालेंगे और फिर मास निकालेंगे। तीन चीजें निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मोल फ्रैक्शन। फिर कैलकुलेशन आया इसमें, है ना। एक बार मोल फ्रैक्शन आ जाएगा CO2 का, तो आपको फिर क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है CO2 का। N ऑफ CO2 अपॉन N ऑफ CO2 प्लस N ऑफ H2O। तो इससे आपको N ऑफ CO2 आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। और आपको क्वांटिटी निकालना है, तो मास ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू 44। तो आपका आंसर ग्राम में आ जाएगा फाइनली। इसको मल्टीप्लाई किए ऊपर वाले को, 2.5 इंटू 1,01,325 कितना आ रहा है वो, टू फाइव थ्री जीरो जीरो के पहले 3 है, तो 5 टू फाइव 3 डबल थ्री 253302 पॉइंट 5। ठीक है, अपॉन 167 इंटू 10 टू द पावर 6। फिलहाल ऐसा कर सकते हैं ना, 10 टू द पावर 8 है ना, दो को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 167 हो गया। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करो,
0. फाइनल आंसर बता रहा है इसको डिवाइड करके 0.17 कैसे आ रहा है? लेट मी डिवाइड दिस, है ना। 253302.5 को अगर मैं 167 से डिवाइड करता हूं, इधर देखना आयुष, वन टाइम में जाएगा 167, राइट। को डिवाइड माइनस कर देते हैं। 13 में से 7 गया 6 बचा, 14 में से 6 गया 8 बचा, बस इतना ही आएगा। 3 को नीचे ले आता हूं, ये कितना बोल रहा था? 7 बोल रहा था। ये 7 टाइम्स कैसे जा रहा है? पार नहीं हो जाएगा? अच्छा, 101325 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ये अराउंड 5 to 6 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि 16 का टेबल आता है, 16 इंटू 5 80 होता है। हाँ, क्या बोल रहे हो? 6 टाइम्स, 6 में पार नहीं हो रहा है। 167 इंटू 6 ना, मेरे को 5 लग रहा है, क्योंकि 16 5 जा 180 होता है, सॉरी 16 5 जा 80 होता है। हाँ, इसका एक बार करके देखते हैं ना। 6 टाइम 6 टाइम 42 का 2 बचे यहाँ पे 4, 36 प्लस 4 40 का 0 कैरी 1, 6 मतलब 6 प्लस 4 10, पार हो जा रहा है। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ? है ना, तो 5 से ही जाएगा वो। 5 कितना जाएगा? 5 7 35 का 5 बचा यहाँ पे 3, 5 6 30 प्लस 3 इज 33, 3 5 1 5 प्लस 3 8, 835 माइनस करके 13 में से 5 गया तो 8 बचा, और 5 में से 3 गया तो 2 बचा। ठीक है, अगला एक और 3 ले आता हूं नीचे, 283 1 टाइम्स में ही जाएगा, 2 टाइम्स में तो पार हो जाएगा ना। 151 167, 13 में से 7 गया 6, 7 में 8 में से 7 6 गया 1, और ये भी 1। फिर एक 0 ले आता हूं नीचे, अभी कितनी बार में जाएगा? अब जाएगा 7 बार में, 7। ठीक है, या 6 से जाएगा तो राउंड ऑफ करके मान लो 7 आ जाता है। अल्टीमेटली 1517 कुछ आ रहा है। इतने में स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि नीचे 10 टू द पावर 6 है ना। ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। फाइनली इसका आंसर आ रहा है 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3। ये इसका मोल फ्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, अब एक बार मोल फ्रैक्शन निकल गया ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल लो। कैसे निकलेगा? व्हाट इज N ऑफ H2O? कितना ml लिए पानी अपन? 500 ml। हर बार 1 लीटर पानी थोड़ी ना है। अब देखो ना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो ना। इज डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, मतलब पानी अब 1 लीटर नहीं है, 500 ml है, तो 55.5 का आधा हो जाएगा, 27 पॉइंट समथिंग। नहीं, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? N ऑफ H2O क्या है? इट इज 500 डिवाइडेड बाय 18, which will be 27.78 मोल। ठीक है, नीचे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आने वाला है वो बहुत कम आने वाला है। अगेन इन दोनों में से इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। 7 सिर्फ 5 ही लिया ना मैं, एक्चुअली वो 55.5555 जाता रहता है। 1000 डिवाइड बाय 18 करेगा ना, तो दैट इज 55.55। इसको डिवाइड किया मैंने 80, मतलब इसको डिवाइड किया 2 से, तब आएगा ये 27.78। ठीक है, तो यहां से आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा। इसको इग्नोर कर देना, नीचे वाले को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा, और उसको 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 44 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 44 H2O का मास से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा? मुझे सिर्फ क्या करना है, जो भी नंबर ऑफ मोल्स CO2 का आ रहा है उसको ग्राम में चेंज करना है। तो क्या होता था फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ये CO2 का मोलर मास है 44। 32 प्लस 12, 32 प्लस 12। समझ में आ रहा है? हाँ, ये तो आना चाहिए था कि 44 क्या है। तो यहां से CO2 का मास आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट कर लेना कैलकुलेशन पार्ट।
इसका आंसर आएगा फाइनल 1.854 ग्राम। जस्ट सोचो 500 ml पानी में, यानी कि 500 ग्राम पानी में 1.854 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो रहा है बस। समझ रहे हैं? तभी तो बहुत हाई प्रेशर लगाएंगे ना, 2.5 ATM से भी ज्यादा प्रेशर लगाते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड को भरने के लिए। लेकिन जब 2.5 ATM लगा रहे हैं तब जाके इतना ही ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो रही है 500 लीटर 500 ml पानी में। तो और ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो ये अमाउंट बढ़ेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ना फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, दैट इज वेपर प्रेशर। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे ना, तो मैं ग्रुप में डालूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करके लेके आना। एक्सरसाइज का इंडेक्स का तो अपन ने कर लिया ना अभी दोनों,